मूलतः हम समाजशास्त्र के सिद्धांतों के अंदर जो हमें ब्लूमर के द्वारा जो कमियां बताई गई उनका हम चिंतन कर रहे थे, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि समाजशास्त्रीय क्या करते हैं, समाजशास्त्रीय सिद्धांत आनुभाविक विश्व को अनदेखा कर देता है या उसे नकार देता है। समाजशास्त्र अन्य विषयों के बीच जो उनका बिंब होता है, अन्य विषय जो हैं, चाहे फिजिक्स है, नेचुरल साइंसेज हैं या सोशल साइंसेज हैं, उनके इमेजेस को, उनके बिंब को, उनके प्रारूप शैली को अपनाने का प्रयास करता है। और तीसरी और अंतिम बात, समाजशास्त्री उपलब्ध आंकड़ों का सही रूप में उपयोग नहीं करता है, अर्थात जो आंकड़े लिए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं, वह उन आंकड़ों को सही रूप में उनका प्रयोग नहीं करता है। विज्ञानवादी सामाजिक यथार्थ व भौतिक यथार्थ में अंतर नहीं करते हैं। उनके अनुसार दोनों यथार्थों की प्रकृति एक जैसी है, अतः अध्ययन पद्धति भी एक ही होनी चाहिए, जो कि अपने आप में पूर्णतया गलत है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान की प्रकृति सामाजिक विज्ञान से पूर्णतया भिन्न है। उनका विषय वस्तु अलग है, उस विषय वस्तु की प्रकृति भी अलग है, इसलिए इनकी जो अध्ययन पद्धति है उसमें समानता नहीं हो सकती है। और इसी कारण और एक और बात है, सामाजिक यथार्थ मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है, स्थान और काल के अनुरूप बदलता रहता है, और उस अर्थ में भिन्न भिन्न लोग विविधता में रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। अतः समाजशास्त्र के सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सामाजिक यथार्थ की प्रकृति व भौतिक यथार्थ की प्रकृति में भिन्नता है। सिद्धांतों के इन विभिन्न तत्वों को अनेक लेखकों ने विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, फिर भी कुछ बातों को लेकर इनमें सहमति हमें देखने को मिलती है। सिद्धांत का काम क्या होना चाहिए? सिद्धांत का काम सामाजिक प्रघटना को समझना व उसकी व्याख्या करना है। सिद्धांतों का परीक्षण संभव होना चाहिए, और सिद्धांतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई अंतिम चरण बिंदु नहीं है। ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सिद्धांतीकरण के अंतर्गत क्या किया जाता है? सामाजिक व्याख्या के अर्थ को लेकर भी मतों में भिन्नता है। एक मत के अनुसार सामाजिक प्रघटना की व्याख्या ही व्याख्या कहलाई जाएगी, जबकि दूसरे मत के अनुसार तथ्यों व आंकड़ों की व्याख्या ही व्याख्या है। कुछ समाजशास्त्रियों की ऐसी मान्यता है कि व्याख्या का अर्थ एक वस्तु में बदलाव का संबंध दूसरी वस्तु के बदलाव की किसी ऐसी मान्यता की व्याख्या के अर्थ को प्रस्तुत करना है, जिससे एक वस्तु में बदलाव का संबंध दूसरी वस्तु के बदलाव से किन्हीं नियमों के आधार पर जोड़ना है। सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ समाजशास्त्री ये मानते हैं कि जब कोई सामाजिक प्रघटना परिवर्तित होती है, उसके परिवर्तन के नियमों को जानना होगा। और उनके अनुसार वे नियम क्या हैं? वे कहते हैं जब एक घटना में परिवर्तन हो तो दूसरी घटना में परिवर्तन होने के अपने नियम होने चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। तो हमें ऐसे नियमों को ऐसे नियमों को खोजना चाहिए और उस परिवर्तन को उन नियमों के साथ हमें जोड़ना चाहिए। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, एक्स एग्जिस्ट करेगा तो वाई भी एग्जिस्ट करेगा, उन नियमों को हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ अन्य समाजशास्त्री सामाजिक प्रघटना को इरादे व उद्देश्यों से जोड़कर समझाने का प्रयास करते हैं। अनेक समाजशास्त्री कार्य कारण के संबंधों को स्थापित करने की प्रक्रिया को व्याख्या मानते हैं, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ ऐसे उपागम हैं जो सामाजिक प्रघटना को समझने को ही महत्व देते हैं, ना कि किसी तथ्यपरक या वस्तुपरक घटनाओं के तार्किक संबंध को। कहने का मतलब क्या है कि कुछ समाजशास्त्री कार्य कारण संबंधों को महत्व देते हैं, और तो कुछ समाजशास्त्री क्या कहते हैं? कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है केवल हमें सामाजिक प्रघटना को समझना है, उसकी प्रकृति को समझना है और उसके परिणामों को जानना है। हमें उसके अंदर जो तथ्य पाए जाते हैं उनके तार्किक संबंधों पर बहुत अधिक जोर या महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह हम देखते हैं समाजशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के उपागम हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण हैं। कुछ समाजशास्त्री प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते हैं, तो कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि हमें वस्तुपरक होने की आवश्यकता नहीं है। घटना जिस रूप में घटित हो रही है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, उसको हमें देखना और समझना होगा। सिद्धांत एक संबोधात्मक योजना से अधिक व्यापक है।
यानी कहने का अभिप्राय क्या है, संबोधात्मक योजना से अधिक व्यापक। यानी सिद्धांत में केवल संबोध ही नहीं होते हैं, संबोधों की योजनाएं नहीं होती। पूर्व में भी बताया सिद्धांत के अंदर 2-3 कई संबोध हो सकते हैं, उनमें संबंध भी होता है, लेकिन तथ्यों को तथ्य नहीं, अवधारणाओं को या संबोधों को एकत्रित करना और उनमें संबंध स्थापित कर देना ही सिद्धांत नहीं होता। सिद्धांत इससे ज्यादा अधिक व्यापक है। संबोध अमूर्तता एवं साधारणीकरण की एक सीढ़ी मात्र है। वे संबोध सिद्धांत निर्माण में सहायक होते हैं, लेकिन ये संबोध स्वयं में कोई सिद्धांत नहीं होते। यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी है, संबोध की प्रकृति मैंने पूर्व में भी बतलाई, एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर है, जनरलाइज होता है, आम व्यक्ति भी इसको समझता है, लेकिन संबोध सिद्धांत नहीं है। सिद्धांतों में संबोध एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन तो कर सकते हैं, लेकिन हम संबोधों को सिद्धांत कहकर संबोधित नहीं कर सकते। सिद्धांतों का परीक्षण किया जा सकता है। सिद्धांत वे व्याख्यात्मक प्रकथन है जिसका आनुभाविक परीक्षण संभव है। आनुभाविक परीक्षण का मतलब क्या होता है, अध्ययन क्षेत्र में जाकर आप उसकी सत्यता को प्रमाणित कर सके। कोई ऐसा कथन जिसका किसी भी दृष्टिकोण से परीक्षण संभव नहीं है, उसे सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। यानी सिद्धांत की का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उसे परीक्षण की कसौटी पर खरा उतरना होगा। अगर सिद्धांत परीक्षण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसको सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम आमतौर पर सिद्धांत की विशेषता क्या मानते हैं कि सिद्धांत सार्वभौमिक होना चाहिए और उसकी सत्यता को हम प्रमाणित कर सके, तभी वो सिद्धांत की श्रेणी में आएगा। जन साधारण के द्वारा प्रस्तुत ऐसे कथन जो कि मानवीय व्यवहार के बारे में कोई साधारणीकरण करते हैं, तो समाजशास्त्री सिद्धांत इसलिए इससे भिन्न होते हैं क्योंकि आम कथनों के लिए किसी प्रकार की व्यवस्थित परीक्षण की आवश्यकता नहीं रहती, न ही उनका निर्माण सही पद्धति के आधार पर एकत्रित आंकड़ों के द्वारा किया जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का अभिप्राय यह है कि आम व्यक्ति भी अवलोकन करता है, अपने अवलोकन अपने अनुभवों के आधार पर वो भी एक सामान्यकरण प्रस्तुत करता है, जनरल स्टेटमेंट देता है, लेकिन आम व्यक्ति के द्वारा दिया गया जनरल स्टेटमेंट सिद्धांत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसके दो मूल कारण हैं। इसके दो मूल कारण क्या हैं? एक तो यह है उसके द्वारा जो सामान्यकरण किया गया है उसका व्यवस्थित परीक्षण कर पाना संभव नहीं होता, और ना ही वह किन्हीं तथ्यों के आधार पर उनकी या आंकड़ों के आधार पर उनकी पुष्टि कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में आम व्यक्ति के द्वारा दिया गया सामान्यकरण सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है। समाजशास्त्री सिद्धांत का परीक्षण हो, यह राय समाजशास्त्रियों की है। अधिकांश समाजशास्त्री, क्या सभी समाजशास्त्री कहते हैं उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। देखिए, परीक्षण तो हम ये मानते हैं, परीक्षण इसलिए किया जाना चाहिए कि आप कोई भी कल्पना करें और कल्पना को आप ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में हमारे सामने प्रस्तुत कर दें और कहें ये सिद्धांत है, बस स्वीकार्य नहीं है। सिद्धांत को स्वीकार्य बनाने के लिए उसका परीक्षण होना जरूरी है। आप सुनार की दुकान पर जाकर सोना खरीदते हैं, आप उसे पूछते हैं कितने कैरेट का है, और जब तो वो कहता है 24 कैरेट है, उसके कहने पर आप 24 कैरेट तो नहीं मानते हैं, आप कहते हैं इसका प्रमाण दीजिए, तो वो आपको सर्टिफिकेट देता है, वो सर्टिफिकेट आपको संतुष्ट कर देता है। इसी प्रकार जब हम एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर सिद्धांत बनाते हैं तो उसके लिए उनका प्रमाणित होने का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट क्या होता है कि कोई भी अन्य व्यक्ति उस सिद्धांत की सत्यता का परीक्षण कर सके। इस बारे में अवश्य मतभेद है कि सिद्धांतों का उपयुक्त परीक्षण कैसे हो। यह अलग बात है कि सिद्धांतों का परीक्षण करने की कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। अलग अलग तरह से अलग अलग समाजशास्त्री इसको प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि तथ्यों में सिद्धांत निहित है, लेकिन तथ्यों को कैसे परिभाषित किया जाएगा, उसको कैसे देखा जाएगा तथा उसका संकलन करने की प्रक्रिया क्या होगी, यह किसी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही किया जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि सिद्धांत के निर्माण करने की पहली सीढ़ी तथ्य है। तथ्य ही सिद्धांत के निर्माण के लिए हमारा मार्ग अग्रसर करती है, लेकिन तथ्यों को परिभाषित कैसे किया जाएगा ये आपके उपागम पर निर्भर करता है।
और उन तथ्यों की व्याख्या कैसे की जाएगी, उनका संकलन कैसे किया जाएगा, ये सब हमारे सैद्धांतिक उपागम पर निर्भर करते हैं। क्या आप तथ्यों को कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के आधार पर एकत्रित कर रहे हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच के आधार पर एकत्रित कर रहे हैं? इनकी अप्रोच की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आप तथ्य की क्या परिभाषा दे रहे हैं और किस प्रकार से आंकड़ों को एकत्रित कर उनका व्याख्या और विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए उपागम का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये उपागम का चयन कैसे होता है? उपागम का चयन विषय परक होता है और हर उपागम एक विशिष्ट दृष्टिकोण से ही प्रघटना की विवेचना करते हैं। उपागम का उपयोग प्रघटना की व्याख्या को एक विशेष प्रारूप अथवा ढांचे में ढालता है। अतः यथार्थ का सही दिग्दर्शन उपागम के उपयोग से कैसे हो सकता है, ये जानना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सिद्धांत के निर्माण में अब उपागम का महत्व क्या है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो तथ्य एकत्रित करने जा रहे हैं, उन तथ्यों को एकत्रित करने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है, आप कौन से उपागम का प्रयोग करेंगे, वही आपके सिद्धांत का मूल आधार होगा। कुछ समाजशास्त्री ये मानते हैं कि सामाजिक प्रघटनाओं को समझे बिना अमूर्त सिद्धांतों का निर्माण संभव नहीं है। अन्य समाजशास्त्री इस विचार के पोषक हैं कि यथार्थ की प्रकृति के बारे में हमारी धारणा किसी स्वीकृत सिद्धांत पर निर्भर करती है। यहाँ पर समाजशास्त्री ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सिद्धांत निर्माण के पूर्व हमें सामाजिक प्रघटनाओं को समझना होगा, उनकी प्रकृति, उनकी विशेषताओं को जानना होगा। तो कुछ समाजशास्त्र कहते हैं कि यथार्थ की प्रकृति के बारे में हमारी धारणा को यथार्थ को हम किस प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं, जिस यथार्थ का आप अध्ययन करें उसकी प्रकृति क्या है, उसको जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह यथार्थ सिद्धांत का निर्माण करते हैं, उसी तरह सिद्धांत यथार्थ का निर्माण करते हैं। टू वे प्रोसेस। यथार्थ रियलिटी सिद्धांत को प्रभावित करती है और सिद्धांत भी रियलिटी को प्रभावित करते हैं। इस दृष्टिकोण से जानने वाले विषय एवं जानी गई वस्तु के संबंध में से उभरते नए यथार्थ सत्यापन के परीक्षण को प्रभावित करते हैं। यही नहीं, सत्यापन का अर्थ भी इस विभेद के माध्यम से निर्धारित होता है। अतः अध्ययन के व्यवहारिक माध्यम विषय वस्तु, विषय क्षेत्र, परिप्रेक्ष्य संबंधी प्रश्न अंततः मूल प्रश्नों के रूप में दर्शन शास्त्रीय प्रश्नों से जुड़ा होता है। हमारे मन में जिज्ञासा, हमारे मन में प्रश्न होने चाहिए। हमें ये जानना है कि अध्ययन जो है उसका व्यवहारिक माध्यम क्या होगा, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, उसका सब्जेक्ट एरिया क्या होगा, दृष्टिकोण क्या होगा। इन सब के आधार पर ही हम किसी विषय को समझकर सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। तो अभी हमने जो किया है, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत की परिभाषा क्या है, सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, समाजशास्त्र में सिद्धांत को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण क्या हैं, कितने प्रकार के सिद्धांत देखने को मिलते हैं, उनकी हमने चर्चा की है। अब आगे हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम कल करेंगे सिद्धांत की प्रक्रिया क्या है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। हैव अ गुड डे।